Assalamu alaikum students. Welcome to your physics lecture of class 10th. Today we will start unit number 12, that is geometrical optics. Here we will discuss reflection of light, that is very common and important phenomena of light. Students, light फॉर्म है एनर्जी की जिसकी हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल होती है तो लाइट रिफ्लेक्ट बैक होती है और जो रिफ्लेक्ट बैक लाइट होती है हमारी आंखों पे, तो उस लाइट की वजह से, जो लाइट रिफ्लेक्टेड है उस लाइट की वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इजीली देख सकते हैं। तो बेसिकली लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ रेज दैट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। अगर हम लाइट की बात करें तो एक स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है लाइट, तो हम ये कह सकते हैं कि लाइट इज़ अ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर मीन्स स्ट्रेट लाइन पाथ। तो लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, इट फॉलो स्ट्रेट लाइन पाथ। अब ये जो लाइट है जो स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करती है, जब ये किसी भी ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक करते हैं तो तीन फिनोमिनन अकर होते हैं उस कंडीशन में, दैट इज़ अब्जॉर्प्शन, ट्रांसमिशन एंड रिफ्लेक्शन। जब ये लाइट स्ट्राइक करती है उस ऑब्जेक्ट पे तो ये डिपेंड करती है ऑब्जेक्ट के मटेरियल पे कि क्या वो ऑब्जेक्ट ओपेक है, क्या वो ट्रांसपेरेंट है या फिर वो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट है। अब्जॉर्प्शन के केस में क्या होगी कि लाइट फुली उस ऑब्जेक्ट में अब्जॉर्ब हो जाएगी। ट्रांसमिशन में क्या होगा कि लाइट जो है वो ट्रांसमिट हो जाएगी अगर वो ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट है। और रिफ्लेक्शन में क्या होगी कि अगर वो ऑब्जेक्ट ओपेक है तो लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। अब इन तीनों फिनोमिनन को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। एक प्रैक्टिकल किया गया है, जैसे एक टेबल पे एक ग्लास रखा हुआ है, उस पर कोई भी सोर्स ऑफ लाइट लाइक लाइट ऑफ टॉर्च हमने जब उस पर स्ट्राइक की तो आप दूसरे एंड पे मींस ग्लास के ऑपोजिट एंड पे खड़े होकर देखेंगे तो आपको लाइट वहाँ से पास हुई हुई मिलेगी। अब ग्लास में वाटर फील्ड है तो इसका मतलब है कि अगर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है हमारे पास तो लाइट जो है एक एंड से दूसरे एंड की तरफ पास हो जाती है, मींस उसमें से गुज़र के दूसरे एंड पे आपको मिल रही होती है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो अपने उनकी अगर ये प्रॉपर्टी हो कि वो अपनी बॉडी के अंदर से लाइट को पास करें तो वो ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो अगर आप वाटर की जगह ऑयल को रिप्लेस कर देते हैं, मींस आपने जब ऑब्जेक्ट को चेंज कर लिया तो फिर आप टॉर्च की लाइट उस पर फॉल करते हैं तो आप दूसरे एंड पे देखते हैं कि लाइट आपको कम्प्लीटली नहीं मिलती, मींस लाइट अब्जॉर्ब्ड हो जाती है उस मीडियम के अंदर। तो अब यहाँ पे अगर लाइट जो है वो अब्जॉर्ब हो जाए और कम्प्लीटली हमें दूसरे एंड पे ना मिले तो आप उस केस में उस ऑब्जेक्ट को ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हो। तो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो अपने अंदर लाइट को ऑब्जॉर्ब कर लें। अब जैसे यहाँ ऑयल का केस था कि ऑयल में से टॉर्च की लाइट पास करवाई तो आपको लाइट कम्प्लीटली नहीं मिली, मींस के लाइट की इंटेंसिटी बहुत कम मिली क्योंकि यहाँ पे ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स यूज़ हुए हैं जिसकी वजह से लाइट ऑब्जॉर्ब हो गई। तो अब यहाँ पे लाइट स्ट्राइक जब होती है किसी मटेरियल पे तो उसका थर्ड फिनोमिना चेक करने के लिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट को चेंज किया गया है। अब ऑयल की जगह यहाँ पे एक प्लेन मिरर सेट किया गया है। अगर हम इस प्लेन मिरर पे टॉर्च की लाइट स्ट्राइक करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमें दूसरे एंड पे लाइट नहीं मिलती। बेसिकली होता क्या है कि प्लेन मिरर की जो बैक साइड है वो सिल्वर पॉलिश्ड होती है और उस प्लेन मिरर की सिल्वर कोटिंग की वजह से ये ओपैक ऑब्जेक्ट बन जाता है। और ओपैक ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें ये प्रॉपर्टी होती है कि वो किसी भी लाइट को अपने अंदर से पास होने के लिए अलाउ नहीं करते, ठीक है। ओपैक ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके अंदर से कोई लाइट पास नहीं हो सकती। तो जब ये सिल्वर कोटिंग हुई तो ये ओपैक ऑब्जेक्ट बन गया जिसकी वजह से ये किसी भी किस्म की लाइट जो है अपने अंदर से पास नहीं कर रहा। सो इट इज़ प्रूव डैट कि अगर लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करती है और वो अगर स्ट्राइक होती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे तो वो डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट के मटेरियल पे। और फिर देखेंगे कि क्या वो लाइट ट्रांसमिट हो जाती है, अब्जॉर्ब हो जाती है या फिर हमारे पास रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है।
अब हमने यहाँ पे टू फिनोमिनन ऑफ लाइट तो डिस्कस किए हैं। फर्स्ट में हमने ये देखा कि अगर ट्रांसपेरेंट मटेरियल होगा तो उसमें से लाइट पास हो जाएगी, अगर ट्रांसलूसेंट होगा तो उसमें लाइट अब्जॉर्ब हो जाएगी। और थर्ड केस हमने ये देखा कि ओपैक ऑब्जेक्ट अगर हों तो वो लाइट पास नहीं करते। तो अब बेसिकली ये देखेंगे कि अगर लाइट यहाँ पे ये पास नहीं करते ये ऑब्जेक्ट्स, ओपैक ऑब्जेक्ट, तो लाइट बेसिकली कहाँ जाती है? स्टूडेंट्स, बेसिकली होता क्या है कि जब भी आप लाइट फॉल करते हो ओपैक ऑब्जेक्ट्स पे तो वहाँ से लाइट बाउंस बैक हो जाती है, मींस रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। अब जैसे ये प्लेन मिरर था और इसकी बैक साइड सिल्वर कोटिंग की हुई थी, तो अब जैसे ही लाइट फॉल की तो लाइट इसमें से पास नहीं हुई, क्योंकि ओपैक ऑब्जेक्ट की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने अंदर से लाइट को पास नहीं होने देता। तो अब ओपैक ऑब्जेक्ट होने की वजह से लाइट जैसे ही स्ट्राइक करेंगे वो लाइट यहाँ पे हिट करेगी, हिट करने के बाद लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी फर्स्ट मीडियम की तरफ। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो बाउंस बैक हो जाता है तो वो ओपैक ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं, जिसमें से लाइट जो है वो बाउंस बैक हो जाती है, पास नहीं होती। स्टूडेंट्स, बाउंस बैक होने की एक बेस्ट एग्जांपल हमारी डेली लाइफ से है। जैसे आपका अगर लेट्स सपोज ड्राइंग रूम है तो उसमें जब लाइट ऑफ होगी तो आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा, इवन कि अंधेरा होता है तो कोई चीज़ नज़र नहीं आती। जैसे ही आप लाइट ऑन करते हो तो उस लाइट की मदद से जो भी मटेरियल उस रूम में पड़ा होगा लाइक सोफ़ा, एलईडीज़, वॉल्स, कारपेट्स, ईच एंड एवरीथिंग, वो उस लाइट को, जो बल्ब की लाइट होगी, उसको रिफ्लेक्ट बैक करेंगे, क्योंकि ये ओपैक ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो अब क्या होगा, जो रिफ्लेक्ट हुई होती है लाइट, उस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से मीन्स जो लाइट बाउंस बैक होती है वो हमारी आँखों को कोई भी चीज़ देखने में हेल्प करती है। So that's why we can see each and everything when the light ray is reflected back. अब ये जो टर्म यूज़ हुई है बाउंस बैक, ये बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है जो आज के टॉपिक में है, इवन कि हम इसी को डिटेल से आगे डिस्कस करेंगे। बाउंसिंग बैक का मीनिंग है रिफ्लेक्टिंग बैक, और रिफ्लेक्टिंग बैक का क्या मीनिंग है कि टकरा के वापस मुड़ जाना। अब जैसे आप किक करते हो फुटबॉल को वॉल की तरफ, तो वॉल के साथ जैसे ही फुटबॉल टकराएगा वो फुटबॉल फिर आपकी तरफ रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। तो सेम फिनोमेना जो है वो लाइट के केस में भी होता है। लाइट के केस में अगर ये रिफ्लेक्शन होगी तो हम उसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जैसे हम एक रे है लाइट की, उसको अगर स्ट्राइक करें किसी भी ओपैक ऑब्जेक्ट पे तो वो टकरा के वापस रिफ्लेक्ट बैक होती है। तो इस फिनोमेना को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस डिस्कस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन डिटेल। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए हमने एक प्लेन मिरर ले लिया जो सरफेस की तरह काम करेगा, जो एक प्लेन सरफेस होगी। तो अब हम लाइट सोर्स, कोई भी लाइट सोर्स ले लेंगे, लाइक टॉर्च है। बेसिकली लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ रेज, तो जिसमें से हम कोई एक रे जो है वो सिलेक्ट करते हैं। उस रे को कंसीडर करने के बाद वो जब स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगी तो प्लेन मिरर पे स्ट्राइक करेगी, और जिस पॉइंट पे स्ट्राइक करेगी उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। तो जो लाइट रे इंसिडेंट पॉइंट पे फॉल कर रही होगी डेट इज़ कॉल्ड इंसिडेंट रे। उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स कि जैसे ही लाइट स्ट्राइक करेगी मिरर पे वो बाउंस बैक हो जाएगी। तो जो बाउंस बैक हो जाएगी रे उसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। तो अब जो इंसिडेंट पॉइंट है उस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, उस परपेंडिकुलर को नॉर्मल कहा जाता है। तो ये जो नॉर्मल है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। अब ये जो नॉर्मल रे है स्टूडेंट्स, ये इंसिडेंट रे के साथ एक एंगल बनाती है जिसको थीटा आई से डिनोट करते हैं, और यही नॉर्मल जो लाइन है जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, यही नॉर्मल जो लाइन है वो रिफ्लेक्टेड रे के साथ एक एंगल बनाती है जिसको थीटा आर से रिप्रेजेंट किया होता है। तो इस वजह से ये जो नॉर्मल रे है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है रिफ्लेक्शन के केस में। तो ये जो हमारे पास थीटा आई है, थीटा इज़ कॉल्ड द एंगल। ये थीटा इंसिडेंट रे के साथ जो है वो एंगल बनाती है विद द नॉर्मल। सेम इसी तरह थीटा आर यानी कि एंगल है रिफ्लेक्टेड रे का जो नॉर्मल के साथ बनाती है। तो थीटा आई एंड थीटा आर इज़ कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे।
सो दैट्स वाई स्टूडेंट्स, जो नॉर्मल रे इंसिडेंट रे के साथ एंगल बनाती है उसको थीटा आई से डिनोट करते हैं, और जो नॉर्मल रे जो है वो रिफ्लेक्टेड रे के साथ एंगल बनाती है उसको थीटा आर लिखते हैं, और रिफ्लेक्टेड रे के साथ ही लिखा जाएगा इसको थीटा आर को। आर यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे और थीटा एंगल है, सेम इसी तरह आई यहाँ पे इंसिडेंट है, जो लाइट जो है वो इंसिडेंट हो रही होगी, मीन्स जो अपकमिंग लाइट होगी जिसको हम स्ट्राइक करवाना चाह रहे हैं। तो थीटा यहाँ पे जो एंगल है जिस एंगल से इंसिडेंट रे आ रही होती है। बेसिकली ये जो पूरा रिफ्लेक्शन का फिनोमिना है, इसमें जैसे इंसिडेंट रे आती है वो एक पॉइंट पे स्ट्राइक करती है जिसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहते हैं, फिर वो एक सर्टेन एंगल के साथ रिफ्लेक्टेड बैक हो जाती है और एंगल बनाती है नॉर्मल के साथ, डेट इज़ कॉल्ड थीटा आर। और इंसिडेंट रे के साथ जो एंगल बनाती है नॉर्मल रे उसको थीटा आई से शो करते हैं। मींस एक लाइट आती है, टकरा के वापस मुड़ जाती है। तो ये पूरा जो रिफ्लेक्शन का फिनोमिना है ये 2 लॉज पे डिपेंड करता है। फर्स्ट लॉ क्या है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंट डेट इज़ कॉल्ड थीटा आई इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन डेट इज़ थीटा आर। जिस एंगल से इंसिडेंट रे आएगी उसी एंगल से रिफ्लेक्टेड रे भी रिफ्लेक्ट होगी। तो अगर रिफ्लेक्टेड रे का और इंसिडेंट रे का एंगल सेम है तो हम लिखेंगे थीटा आई इक्वल्स टू थीटा आर, क्योंकि अगर रिफ्लेक्शन इस लॉ पे डिपेंड करता है तो जिस एंगल से इंसिडेंट रे आएगी, स्ट्राइक करेगी मिरर को, जिसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, तो उसी एंगल से, जिस एंगल से आई होती है इंसिडेंट रे, उसी एंगल से वो रे रिफ्लेक्टेड बैक भी होगी। इस वजह से थीटा आई इक्वल्स टू थीटा आर लिखेंगे। तो फर्स्ट लॉ जिस पे रिफ्लेक्शन डिपेंड करता है वो तो ये होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जबकि दूसरा जो लॉ है वो ये है इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन द सेम प्लेन ऑफ इंसिडेंस। जो इंसिडेंट रे होगी जिसको हम उस प्लेन मिरर पर स्ट्राइक करवा रहे होंगे वो इंसिडेंट रे है। नॉर्मल जो मिड में उसका परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया था वो नॉर्मल रे होगी, जो एंगल बनाती है इंसिडेंट रे के साथ और रिफ्लेक्टेड रे के साथ। और रिफ्लेक्टेड रे वो है जो स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। ये सेकेंड लॉ में कहते हैं कि ये तीनों रेस जो है वो एक ही प्लेन पे लाए होनी चाहिए। बेसिकली इस रिफ्लेक्शन के केस में हमारे पास 2 सरफेसेस थी। एक हमारे पास हॉरिजेंटल सरफेस था जिस पे हमने हॉरिजेंटली प्लेन मिरर को रखा था जो एज आ हॉरिजेंटल सरफेस काम कर रही थी, और दूसरी सरफेस इसकी वर्टिकली सरफेस है जिसमें रेस बनती थी, जैसे इंसिडेंट रे था, फिर नॉर्मल रे था और रिफ्लेक्टेड रे था। तीनों रेस जो हैं वो वर्टिकली सरफेस पे बनती हैं। तो सेकेंड लॉ हमसे यही कहता है कि जो इंसिडेंट रे है, जो नॉर्मल रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो सेम प्लेन पे लाई करनी चाहिए, जैसा कि इस केस में हुआ है कि वर्टिकली सरफेस पे तीनों रेज ने लाई किया है। तो एक ही सरफेस पे जब लाई करेंगी तो वो हमारे पास लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो 2 लॉज हमने पढ़े कि जिस पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट डिपेंड करता है। फर्स्ट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मीन्स जिस एंगल से इंसिडेंट रे आएगी, स्ट्राइक करेगी, उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट बैक भी होगी, जिसको थीटा आई इक्वल्स टू थीटा आर भी लिखते हैं। और सेकेंड लॉ हमें ये बताया कि जो तीनों रेज होंगी, लाइक इंसिडेंट रे है और फिर नॉर्मल है और थर्ड है रिफ्लेक्टेड रे, तो ये तीनों रेज जो है वो सेम प्लेन पे लाई करेंगी। तो अब यहाँ पे जो एक ही प्लेन है वो वर्टिकली सरफेस है, उसी प्लेन पे ये तीनों रेज जो हैं वो लाई कर रही हैं, तो यहाँ पे ये सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो आज के टॉपिक में स्टूडेंट्स हमने पढ़ा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बेसिकली जब लाइट एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है और वो स्ट्राइक करती है तो वो ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट किस मटेरियल का है, क्या वो ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है या ओपेक है। ट्रांसपेरेंट होगा तो वो लाइट पास कर जाएगी, ट्रांसलूसेंट होगा तो उसमें लाइट अब्जॉर्ब कर जाएगी, और अगर ओपेक ऑब्जेक्ट होगा तो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, और अगर रिफ्लेक्ट बैक लाइट होगी तो उसमें जो है वो 2 लॉज जो है वो ओबे करेगी, वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड द अदर इज इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड reflected ray. All these 3 rays lie on the same